है कि कह रहा है ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल, मतलब एक ए बी सी है, ठीक है, यहाँ पर हमने बना लिया, और एक डी ई एफ, ठीक, ये दो सिमिलर ट्राइंगल बना लिया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी ई और एफ। कह रहा है कि एंगल ए 57 है, ये वाला एंगल है 57 डिग्री, एंगल ई 73 डिग्री है, एंगल ई 73 डिग्री है, ठीक है। और जो व्हाट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ एंगल सी, एंगल सी का मेज़रमेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल सी का मेज़रमेंट हम जानते हैं कि ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के, ठीक। अगर ये दो सिमिलर हैं तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू होगा एंगल डी के, यानी इसको भी हम 57 कह सकते हैं, लिख देंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 57, ठीक है ना। और इसी तरह एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, यहाँ पर देखो बी जो है वो ई के बराबर है, तो एंगल बी हो जाएगा 73, ठीक है, 73 डिग्री। अब हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 57 प्लस 73 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 3 10 और जो है 7 5 12 1 13 130 प्लस सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130। समझ में आ रहा है ना। तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। यहाँ पर क्या आ गया आंसर 50 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री। अगर कोई पूछ ले एंगल एफ की वैल्यू तो एंगल एफ की भी वैल्यू 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक सर्किल बना है और उस सर्किल के अंदर एक और सर्किल है, ठीक है, सर्किल और सर्किल के अंदर एक और सर्किल है। इस तरह से एक सर्कल है और उसी के अंदर एक और छोटा सा सर्कल है, और बोल रहा है पी क्यू इज़ द कॉमन टेंजेंट, मतलब यहाँ पर क्यू पॉइंट है और इस क्यू से यहाँ पी कोई पॉइंट गया है, ये कॉमन है दोनों लोग के लिए, ठीक है। पी क्यू दोनों लोग की कॉमन, मतलब इसको भी टच कर रहा है, छोटे वाले को भी दूसरे वाले को भी। साथ में कह रहा है कि एस आर एंड पी टी आर द टेंजेंट टू बोथ द सर्कल, मतलब यहाँ पर एक एस आर है, ठीक है, और यहाँ पर एक टी पी है, ठीक। तो ये दोनों जो हैं टेंजेंट इस तरह से हैं, ठीक है, दोनों लोग के टेंजेंट हैं। इसको नाम दे दिया आर, यहाँ पर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर टी है। फिर कह रहा है एस आर इक्वल टू 4, एस आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ठीक। पी टी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, और हमें पी आर की वैल्यू पता करनी है, यानी ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू ये। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीज़ है कि पहले तो इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिला लिया गया है जैसा कि फिगर में दिया है, तो ठीक है, यहाँ से तीनों पॉइंट को मिला लिया है। चलिए अब इसमें हमें करना क्या है कि हम जानते हैं अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। क्यों, किसी देखिए छोटे वाला सर्किल है ना, तो छोटे वाले सर्किल से एक्सटीरियर एंगल से जो एक्सटीरियर पॉइंट से जो पेयर ऑफ टेंजेंट होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, इसकी लेंथ इसके बराबर होगी। तो सिंपल सा चीज़ लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू एस आर, और क्यू आर इक्वल टू एस आर की वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू भी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। पहली चीज़ हमें पता चल गई। दूसरा हम जानते हैं कि बड़े वाले सर्किल के लिए जो पी क्यू है, बड़ा वाला सर्किल है ना, ये पी क्यू और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये टेंजेंट बना रहे हैं,
है ना। तो इस वजह से कह सकते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू पी टी। तो क्यू पी की वैल्यू क्या है, क्यू पी की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पी टी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। अब बताइए, ये पूरी हमें 7 पता चल गई सेंटीमीटर में और ये 4 सेंटीमीटर में, तो बचे हुए इस लेंथ को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे 7 में से 4 को माइनस कर देंगे, यानी लिखेंगे आर पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो आर पी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो बताइए कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक, तो 1/2 का स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू होती है, तो सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर हो गया। 1045 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर हो गया, होल अपॉन, यहाँ पर हम फिर करेंगे साइन 30, देखिए यहाँ से इक्वल टू है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल स्क्वायर हो गया, और कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर। सबको खोलेंगे तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 अपॉन 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही, और 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब कर सकते हैं हम 5/4 माइनस प्लस 4 4 = 16/3 माइनस 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर एलसीएम आएगा, 4 और 3 है तो 12 आ जाएगा। 4 12 को कितनी बार में काट रहा है, 4 12 को काट रहा है 3 बार में, 4 3 = 12 है ना। तो 4 3 = 12 हो जाएगा 5 × 3 प्लस ये 3 12 को कितनी बार में काट रहा है, 4 बार में, तो 16 × 4, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 12 को कितनी बार में काट रहा है, तो 12 बार में, तो 1 × 12 होल अपॉन 4। जब भी कोई चीज़ दो सेम होते हैं तो एलसीएम को बस वही लिख लेते हैं और काटने पीटने की आवश्यकता नहीं, 1 और 3, नहीं तो अगर काट के देखिए तो 1 ही आएगा। फिर 5 3 = 15, 16 4 = 64, 12 1 = 12 अपॉन 12 होल अपॉन 314/4। ये 4 और ये 4 कट गया, बचा क्या, 15 + 64 - 12, तो 64 और 15 को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हुआ, 6 1 7 79 - 12 अपॉन 12, और नीचे तो 1 बचा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 69 में से 12 जाएगा, 79 में से 12 जाएगा, तो 9 में से 2 गया, बचा 7, और 7 में से 1 गया जो है, बचा 6, 67/12, जिसको लिख सकते हैं 12 5 = 60 और 7 कैरी बचा अपॉन 12, यानी 5 होल 7/12 कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 - cot 30 = 10 स्क्वायर 60 माइनस 2 10 60। तो एक बार हम ले लेते हैं LHS, ठीक, LHS क्या है, ये है, तो √3 + 1 दूसरे ब्रैकेट में 3 - cot 30, तो cot 30 की वैल्यू होती है √3 यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, और एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो पहले हम क्या कराएंगे, फिर से यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं, नहीं तो ब्रैकेट बना के भी कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार √3 का मल्टीप्लाई 3 से जब कराएंगे तो आएगा 3√3, क्या आएगा, 3√3, तो ये हो गया 3√3, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगा। फिर √3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट से तो आ जाएगा 3, क्योंकि √3 हो जाएगा 3,
और माइनस का, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 बन जा 3 प्लस का 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस के √3 से तो -√3 -√3। अब ये और ये कट जाएगा, बचेगा 3√3 -√3। तो जैसे हम लोग 3x माइनस x करते थे तो बचता था 2x, वैसे ही 3√3 में से √3 गया था, बचा 2√3। अब एक बार लिखेंगे RHS क्या है, 10 स्क्वायर 60 -2 10 60, तो 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक, और 2 10 60 यानी 2 इंटू 10 60 की वैल्यू √3, ये हो गई। अब ठीक है, यहाँ पर क्यूब था, सॉरी ये क्यूब था, ठीक है, तो ये क्यूब रहेगा, ये क्यूब यहाँ तक हो गया। अब बताइए √3 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 तो ये दोनों तो मिलके 3 बन जाएंगे, लेकिन ये वाला √3 रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 3√3 माइनस 2√3, ठीक है, माइनस 2√3। अब बताइए 3√3 में से 2√3 गया तो बचा √3। अब इधर HCF में कुछ और आ रहा है, LCM में कुछ और, तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ी है। 3 तो यहाँ से बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए sin 60 तो आएगा, ठीक है, sin 60। अब देखिए sin 60 करेंगे तो फिर से हम यहाँ कर देते हैं, क्योंकि LHS आ गया है, तो sin 60 यहाँ पर पहले 10 क्यूब 60, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 और पावर क्यूब -2 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक। अब √3 का क्यूब यानी 3√3 आ जाएगा, अभी भी बताया मैंने, और यहाँ पर ये कट जाएगा √3 हो जाएगा, तो बचेगा 2√3। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3 पाई सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल पे, तो यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक, और ये 6 सेंटीमीटर का एंगल क्या होगा, जबकि यहाँ पर एक अर्क है, उस अर्क की लेंथ है 3 पाई, ठीक, ये 3 पाई है और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ समझना, यहाँ पर एंगल मान लेते हैं थीटा, ठीक है, तो आर्क ऑफ या सेक्टर ऑफ क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ आर्क, मतलब बेसिकली जो आर्क होता है, वो आर्क जो होता है उसकी लेंथ होती है θ/360 इंटू 2 पाई r, ठीक, ये होती है। तो आर्क की जो लेंथ है वो है 3 पाई, ठीक, थीटा नहीं पता, 360 ऐसे ही रहने देते हैं, और 360 एक्चुअली जो होता है, याद कर लेना, 360 जो एक्चुअली होता है वो होता है 4 पाई के बराबर, ठीक है, रेडियन में। तो यहाँ पर अभी कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पर हो गया 2 पाई r। तो हमने क्या कर लिया, सबसे पहले नहीं 4 पाई नहीं है, यहीं पे 360 रहने देते हैं, हाँ, तो यहाँ पर हो गया 3 पाई इक्वल टू θ/360 इंटू 2 पाई r। तो हम 3 पाई को 3 पाई ही रखते हैं, θ/360 इंटू 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी थी 6, तो हमने रख लिया 6, तो 3 पाई इक्वल टू θ/360 इंटू 12 पाई हो गया। अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा को अकेला छोड़ते हैं, बाकी सबको RHS मिल जाते हैं, LHS में सॉरी। तो 3 पाई, ये 360 इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया, और 2 पाई इधर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो गया, 12 पाई सॉरी, पाई से पाई कट गया, 3 4 जा 12 हो गया, और 4 जो है 9 जा 36, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है और वाला, राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट इन द सर्कल ऑफ रेडियस r गिवन दैट द सेक्टर एंगल इज थीटा। मतलब फॉर्मूला लिखना है बस।
तो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, तो देखो सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, सिंपल सा चीज़। ये हमारा जो है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है पहले देख लीजिए एक बार फिर से। ये है सर्कल और ये है सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, कम है, और इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये मेजर सेगमेंट, ठीक। अब हम पहले लिखते हैं, अगर सेगमेंट का फॉर्मूला निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पे से कोई एंगल है और ये एंगल थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो पहले तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए हमें निकालना पड़ता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो भी है उसके हिसाब से होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप निकाल सके तो निकाल के माइनस कर दीजिए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो आप क्या करिए, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर। बस अब आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो अंदर बचा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। बस इसको आप लोग लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली जो है प्रोबेबिलिटी का है, जो कोर्स से हट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज़ 3, मतलब इसका एक रूट है 3, तो फाइंड अदर रूट एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अदर रूट p निकाल लेते हैं। तो सिंस 3 इज़ वन ऑफ द रूट, ठीक, अगर एक रूट है, देन 2 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस p इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 3 जा 9 माइनस 3 इंटू 3 प्लस p इक्वल टू 0, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस p इक्वल टू 0, 18 में से 9 गया 9 प्लस p इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू हो गया -9, ठीक। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू -9 हो गया, हम यहाँ रख लेते हैं वैल्यू, किसकी वैल्यू, p की, और अदर रूट निकालते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, ये हमारा इक्वेशन बन गया, क्योंकि p की वैल्यू तो -9 थी। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, और बीच वाले को ऐसा ही तोड़ेंगे। कौन सा, ये है फैक्टराइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 को क्या कर सकते हैं, कैसे 18 आएगा, तो 6x प्लस 3x माइनस 9, क्योंकि जब 3 माइनस का 3 लाना है तो 6 में से 3 को हटाना पड़ेगा, माइनस का आएगा, तो बड़े को माइनस और छोटे को प्लस रखना पड़ेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2x, अंदर बचा x माइनस 3, यहाँ पे से कॉमन लेंगे 3, तो x माइनस 3, दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो बचेगा 2x प्लस 3। अब एक तो रूट हमें यहाँ से निकलेगा, जब कंपेयर करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 3, और दूसरा रूट निकलेगा जब हम 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। तो ये दो रूट, यानी सेकेंड रूट जो हो गया, सेकेंड रूट वो बन गया -3/2। कई और तरीके भी हैं, बट यही बेस्ट तरीका हमें लगा, ठीक है, समझ में आया? बोलो। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 5,
2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय दीज लाइन विद x एक्सेस। ठीक है, तो x एक्सेस से और इन तीनों इक्वेशन से जो फॉर्म बनेगा, तो पहले देखो ये हमारा जो है ग्राफ हो गया। ठीक, और इसमें हमें करना क्या है, x इक्वल टू 3। तो अगर यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर कोई लाइन बनेगा x इक्वल टू 3। ठीक है, ये लाइन बनेगा x इक्वल टू 3। इसी तरह x इक्वल टू 5 कहाँ बनेगा, मान लेते हैं ये 3 है तो यहाँ 4 और यहाँ 5, तो यहाँ कहीं लाइन बनेगा x इक्वल टू 5। ठीक है, ये बनेगा x इक्वल टू 5। ठीक, तो नाम दे देते हैं, ये हो गया x इज इक्वल टू 3, ये हो गया x इक्वल टू 5, साथ में एक 2x माइनस वाई इक्वल 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इनके पॉइंट निकाल लेते हैं। इनके पॉइंट एक बार x इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू क्या आती है। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस वाई और 6 में से 4 गया जो है क्या बचेगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू 2 आ गया। तो कहाँ पे y इक्वल टू 2 जब x इक्वल टू 3 था, तो y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि y 1 2, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। कौन सा हो गया, जो है 3,2। ठीक है, शुभ। यस सर। हाँ, अब एक और पॉइंट हमें निकालना है x इक्वल टू 5 रख के। तो x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 10 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई और 10 में से 4 गया तो प्लस का 6 इक्वल टू 0, यानी माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो y इज इक्वल टू आ गया 6। हमने रखा था क्या, 5 आया 6। तो 5,6 x पे 5 y पे 6, यहाँ पर एक जो है बन गया। ठीक है, 6 यहाँ कहीं बनेगा, तो 5,6। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस हो गई जो है 1 2 3 4 और 5 हो गई। अब हमें ये x एक्सेस है, x एक्सेस यही है ना, तो x एक्सेस और इनसे चारों से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका एरिया बनाना है। तो क्वाड्रिलेटरल हम बनाते हैं, देखो ये क्वाड्रिलेटरल एक बनेगा ये। ठीक है, कलर दूसरा लेते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक, और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या बन रहा है सुब बताओ। ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, शेप ये नहीं पकड़ पा रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमें क्या करना है, एरिया पहले तो हमें पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय, पहले तो ग्राफ हो गया ना। अब एरिया के लिए हमें क्या करना है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड क्या है, एक ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होगा, पैरेलल यानी जो कभी ना मिले। ठीक है, तो इनका सम कितना होगा, ये लेंथ है कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ से देखो 1 और 2, तो 2 प्लस ये लेंथ है कितना है 6 है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक था डिस्टेंस जो है 5, और 5 में से 3 चला गया तो बचा 2, 2 से 2 कट गया और 6 और 2 हो गया 8। तो 8 यूनिट स्क्वायर जो हो गया इसका एरिया हो गया, 8 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अभी हम बताए हैं कैसे करना है, हम ग्राफिकली की जगह ग्राफिकली करके तो हम देख लेंगे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं ग्राफिकली से पहले कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का हम देख लेते हैं क्या बराबर है कि नहीं बराबर है। तो A1/A2 क्या है, इक्वेशन था x + 3y = 6 और दूसरा था 2x - 3y = 12।
तो ये दोनों जो इक्वल टू है उसको एक ही साइड ले लेंगे, तो यहाँ पर -6 इक्वल टू 0 और यहाँ -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 क्या है, a1 है 1, तो 1 और a2 क्या है 2, ठीक। b1 क्या है 3, b2 क्या है -3, ठीक है। और c1 क्या है 6 और c2 क्या है -12, सॉरी -6 और -12। ये देखा तो 1/2 आया, यहाँ पर माइनस नहीं कटा तो कुल मिला के आ गया 3 से 3 कट के -1 आ गया, और यहाँ माइनस से माइनस कट के 1/2 आ गया। तो ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो ग्राफिकली करेंगे तो पता चल जाएगा। बेसिकली हमें पता चल गया ओनली वन सॉल्यूशन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है।